अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्न इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 127, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश पार्ट 3। सबक नंबर 127, उर्दू से अंग्रेज़ी में तर्जमा कैसे करें, हिस्सा 3। दोस्तों, हमने उर्दू से अंग्रेज़ी तर्जमा निगारी की एक अहम बहस शुरू की है। इससे पहले इसके 2 पार्ट्स हो चुके हैं। पहले में हमने उर्दू से अंग्रेज़ी तर्जमा करने के तकरीबन 12 या 13 उसूल ज़िक्र किए हैं और दूसरे में उर्दू के छोटे छोटे जुमलों के अंग्रेज़ी में तर्जमा की मशक कराई है। अगर आपने उनको देखकर समझकर याद कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना पहले पिछले 2 पार्ट्स को देख लें फिर ये वीडियो देखें। इसलिए कि इस पार्ट में हम उर्दू के कुछ तवील यानी लॉन्ग सेंटेंसेस की अंग्रेज़ी बनाने की मशक और प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को और आने वाली तमाम वीडियोस को और इसके तमाम हिस्से को आखिर तक देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया है कि आज हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा आगे बढ़कर तवील जुमले, लॉन्ग सेंटेंसेस पहले से थोड़े से लंबे होंगे। तो कुछ जुमले हैं जिसकी हम अंग्रेज़ी बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहला है, वो कतार में खड़ा हुआ था कि अचानक कीचड़ में गिर पड़ा। वो कतार में खड़ा हुआ था यानी लाइन में खड़ा हुआ था कि अचानक कीचड़ में गिर पड़ा। अब इसे समझना है, उसके बाद इसकी अंग्रेज़ी बनाने की कोशिश करनी है। ये एक जुमला है, तवील है, लॉन्ग है। इस जुमला के 2 हिस्से हैं, दोनों अलग अलग इस तरह हम कर लेंगे। पहला है कि वो कतार में खड़ा हुआ था, एक तो यहाँ तक हो गया, और आगे कर लेंगे और अचानक वो कीचड़ में गिर पड़ा। अचानक वो कीचड़ में गिर पड़ा। तो ये 2 जुमले अलग अलग हो गए। पहला वाला सिंपल सेंटेंसेस की तीसरी कैटेगरी यानी वाज वर के इस्तेमाल वाला है। पहला वाला जुमला था की बात आ रही है, कतार में खड़ा था, तो वाज वर की मिसाल है वो, यानी सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी 3 तीसरी की। दूसरा जुमला पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट का मुस्बत है, 6 तरीकों में से मुस्बत है। तो पहले सब्जेक्ट के लिए हम लिखेंगे, शुरू से बनाएंगे तो वो के लिए ही आएगा। लाइन से बनाते हैं। अब चूंकि इसके साथ जो है वाज वर्ब में से वाज लगता है, हेल्पिंग वर्ब, तो हमने वाज लिख दिया, ही वाज। खड़ा हुआ एक हालत है, खड़ा हुआ एक हालत है, खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, सोया हुआ है, पड़ा हुआ है, तो ये एक हालत है। तो उसके लिए स्टूड के बजाय स्टैंडिंग आएगा। स्टैंड, स्टैंड का सेकंड थर्ड फॉर्म स्टूड आता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हालत को बयान करने के लिए खड़ा हुआ के लिए स्टैंडिंग इस्तेमाल होता है। बजाय ये आईएनजी फॉर्म टेंस का लगेगा, लेकिन ये स्टैंडिंग हालत के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये आया, तो हमने लिख दिया, तो हो गया ही वाज स्टैंडिंग। कहाँ? कतार में। कतार में के लिए आएगा इन द क्यू। क्यू के माना लाइन होता है, कतार होता है, तो हो गया इन द क्यू, ही वाज स्टैंडिंग इन द क्यू। एक जुमला मुकम्मल हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला था दूसरा इससे जुड़ा हुआ कि और अचानक वो कीचड़ में गिर पड़ा। तो इसके लिए हम बनाएंगे और अचानक के लिए एंड सडनली, एंड सडनली और अचानक, या फिर सिर्फ सडनली भी लिखेंगे तो हो जाएगा, सडनली एंड सडनली भी लिखे तो सही है। वो के लिए ही, फिर उसके बाद यहाँ आगे बढ़ेंगे। गिर पड़ा के लिए फॉल से फेल लिखेंगे, इसलिए कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हो रहा है तो सेकंड फॉर्म लगता है इसमें, तो फॉल से फेल। और चूँकि अफर्मेटिव है इसलिए इसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब लगेगा नहीं, तो फॉल से फेल। तो हो गया कि ही एंड सडनली ही फेल। उसके बाद कीचड़ में के लिए इन द मड, मड के माना होता है कीचड़, तो हो गया ही वाज स्टैंडिंग इन द क्यू एंड सडनली ही फेल इन द मड। बहुत ही आसान है और बिल्कुल तरतीब से बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अगरचे वो कभी कभी बोलता है लेकिन बामाना अल्फाज बोलता है। यानी बोलता तो कभी कभी है, लेकिन जब भी बोलता है बामाना अल्फाज बोलता है। तो यहाँ हम तरतीब से बनाएंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगरचे के लिए हम यहाँ पर ऑल्दो का इस्तेमाल करेंगे। ये ऑल्दो का इस्तेमाल है जो हमने बताया इससे पहले स्ट्रक्चर में भी कि अगरचे वो ऐसा है लेकिन ऐसा करता है, वैसा करता है, तो इस तरह ऑल्दो का इस्तेमाल है, तो ये समझ में आ जाएगा। और ये इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। तो अगरचे के लिए ऑल्दो, वो के लिए ही। चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो चूँकि यहाँ माना हो रहा है इसलिए बोलता है के लिए यहाँ पर स्पीक्स आएगा। स्पीक्स में एस इसलिए लगा कि
ही ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के वर्ब में एस या एस लगता है, तो यहाँ पर एस लगेगा। कभी कभी के लिए सेल्डम का इस्तेमाल होगा, तो हो गया ऑल्दो ही स्पीक्स सेल्डम, अगरचे वो कभी कभी बोलता है। यहाँ तक हो गया। आगे अगला इसका हिस्सा है कि लेकिन बामाना अल्फाज बोलता है। अब यहाँ पर लेकिन के लिए कोई लफ्ज़ अलग से नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि ऑल्दो शुरू में आया है तो लेकिन का माना खुद अदा हो जाएगा। ऑल्दो जब आता है तो उसके साथ आगे लेकिन का माना अदा हो जाता है, अलग से बट वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फिर हम आगे सब्जेक्ट लिख देंगे खुद ही को। उसके बाद बोलता है के लिए से सेज हो जाएगा, इसलिए कि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इस लगेगा वर्ब में, तो ही सेज। आगे है बामाना अल्फाज। बामाना के लिए यानी मानादार के लिए मीनिंगफुल, अल्फाज के लिए वर्ड्स, वर्ड की जमा, तो हो गया मीनिंगफुल वर्ड्स। पूरा सेंटेंस हो गया ऑल्दो ही स्पीक्स सेल्डम ही सेज मीनिंगफुल वर्ड्स। अगरचे वो कभी कभी बोलता है लेकिन बामाना अल्फाज बोलता है। एक जगह हमने स्पीक का इस्तेमाल किया, दूसरी जगह हमने सेज का इस्तेमाल कर दिया। दोनों अगर खी लिखना चाहे स्पीक ही स्पीक तो चलेगा, लेकिन बेहतर है कि अलग कर दे तो ज़्यादा बेहतर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है जब आप फेल होने के बारे में सोचे बिना मेहनत करते जाते हैं तो आखिरकार कामयाब हो जाते हैं। ये एक थोड़ा सा तवील जुमला है, लग भी रहा है, तो इसे गौर से देखेंगे कि लाइन से हम बनाना शुरू करेंगे। ये इस तरह के जुमले जो है इसमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है कैसे है, बस लाइन से बनाना शुरू कर देना, खुद ब खुद समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे जब आप फेल होने के बारे में सोचे बिना मेहनत करते जाते हैं तो आखिरकार कामयाब हो जाते हैं। तो इसमें भी दो हिस्से हैं, तो आखिरकार कामयाब हो जाते हैं एक, जब आप फेल होने के बारे में सोचे बिना मेहनत करते जाते हैं दो। तो पहला ये है, तो आखिरकार कामयाब हो जाते हैं दूसरा है। तो लाइन से हम बनाएंगे जब के लिए वेन आएगा। वेन के माना कब भी होता है और जब भी होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे वेन, जब। उसके बाद आपके लिए सब्जेक्ट जो है उसके लिए यू आएगा। उसके बाद चूँकि सब्जेक्ट आ गया है तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगा, क्योंकि ये सिंपल है, नफ़ी भी इसमें नहीं है, सवालिया भी नहीं है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। तो उर्दू में आया है ये मेहनत करते जाते हैं, वर्ब लाना है, मेहनत करते जाते हैं। अब हमें समझना है कि ये कौन सा है। तो आखिर से तो पता चल रहा है कि ये जाते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लगेगा। और यू के साथ जो है जो वर्ब आता है यू के बाद, यू सब्जेक्ट हो तो उसमें कोई एस या एस नहीं लगता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म वर्ब का लगेगा। तो मेहनत करते जाते हैं जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए कीप से हम बनाते हैं, कीप से, या कंटिन्यू, यानी ये काम चल रहा है, मेहनत करते जाते हैं लगातार, तो कीप से बनाते हैं। तो यहाँ पर हम कीप या कंटिन्यू से बना लेंगे। और आगे इसका जो है आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। दो वर्ब का इस्तेमाल होता है, कीप या कंटिन्यू, और आगे जो असल है मेहनत उसके लिए आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो पहले हमने कीप लिखा तो हो गया व्हेन यू कीप, और मेहनत करने के लिए वर्क हार्ड आता है, तो यहाँ आईएनजी फॉर्म के साथ हो जाएगा वर्किंग हार्ड। तो हमने वर्किंग हार्ड कर दिया तो हो गया व्हेन यू कीप वर्किंग हार्ड। यहाँ तक बात पूरी हो गई। आगे है फेल होने के बारे में सोचे बिना, यानी सोचे बगैर। ये पूरा एक तवील और लंबा मुताल्लिक़ात है, फेल का जो है के लवाजिमात है। तो इसे हम बनाएंगे कैसे? अब आखिर से इसका तर्जमा करना शुरू करेंगे। जब मुताल्लिक़ात तवील हो, लवाजिमात तवील हो, तो आखिर से तर्जमा करना शुरू करते हैं। अंग्रेज़ी में ऐसे ही होता है। तो सबसे पहले हम आखिर से शुरू करेंगे कैसे? तो फेल होने के बारे में सोचे बिना, तो सोचे बिना शुरू करेंगे। तो सोचे बिना के लिए विदाउट वरीइंग, वरी से, या विदाउट थिंकिंग। तो वरीइंग ले लेते हैं, विदाउट वरीइंग, सोचे बिना। के बारे में के लिए अबाउट, के बारे में हो गया। उसके बाद फेल होने के लिए आता है टू बी फेल्ड। ये होना चाहिए था टू बी फेल्ड, लेकिन हमने यहाँ क्या कर दिया, पहले अबाउट आ गया है, इसलिए अबाउट के बाद जो है आईएनजी का इस्तेमाल होता है। तो टू बी फेल्ड के बजाय बीइंग फेल्ड लिखा। अबाउट के बाद आईएनजी का इस्तेमाल होता है वर्ब का, तो टू बी के बजाय बीइंग कर दिया, आईएनजी कर दिया बीइंग को। तो हो गया व्हेन यू कीप वर्किंग हार्ड विदाउट वरीइंग अबाउट बीइंग फेल्ड। यहाँ तक हो गया। आगे है तो आखिरकार। तो आखिरकार के लिए इस्तेमाल होता है एट लास्ट, बिलाखिर, फाइनली, या एक लफ्ज़ और इस्तेमाल होता है बहुत अच्छा, इवेंचुअली। तो इसे लिख दिया हमने। और आगे है आप कामयाब हो जाते हैं। तो कामयाब हो जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसके लिए यू के आपके लिए यू, और कामयाब होने के लिए सक्सीड आता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, तो सक्सीड लिख दिया। गेट सक्सेस भी लिख सकते हैं।
तो हो गया व्हेन यू कीप वर्किंग हार्ड विदाउट वरीइंग अबाउट बीइंग फेल्ड इवेंचुअली यू सक्सीड। बहुत ही आसान है, बस थोड़े से गौर करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। अगला जुमला है तालीम कोई तिजारत नहीं बल्कि आप तक पहुंचने की एक कोशिश है। ये भी ज़ाहिर लंबा लग रहा है लेकिन छोटा ही है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे, ये सिंपल सेंटेंस ही है, तालीम के लिए एजुकेशन, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़ आ जाएगा, है की बात हो रही है, फिर नहीं के लिए नोट है, बहुत ही आसान है। हो गया एजुकेशन इज़ नोट, क्या है, कोई तिजारत, तो कोई तिजारत के लिए अ बिजनेस, कोई के लिए आ गया तिजारत के लिए बिजनेस। एजुकेशन इज़ नोट अ बिजनेस, यहाँ तक हो गया। एजुकेशन तालीम कोई तिजारत नहीं, क्या है, बल्कि, बल्कि के लिए बट। अब आप तक पहुँचने के लिए एक कोशिश, तो आखिर से तर्जमा करेंगे एक कोशिश। पहले एक कोशिश के लिए बनाएंगे एन इफर्ट, एक कोशिश के लिए या तो एन इफर्ट होगा या एन इंडेवर। इंडेवर के माना भी कोशिश होता है, ये भी बहुत अच्छा लफ्ज़ है। इफर्ट तो मालूम ही है, इंडेवर लिख सकते हैं। तो हो गया एक कोशिश, क्या करने के लिए, पहुंचने के लिए आप तक। तो आप तक पहुंचने के लिए आता है टू रिच, और आप के लिए यू, टू रिच यू, आप तक पहुंचने के लिए। तो अब हो गया एन इंडेवर टू रिच यू, बट एन इंडेवर टू रिच यू। तो पूरा हो गया एजुकेशन इज नॉट अ बिजनेस बट एन इंडेवर टू रिच यू। आगे बढ़ते हैं। अगला है उसने अभी पढ़ना शुरू किया है और ऐसा दिखा रहा है गोया कि वो काफ़ी देर से पढ़ रहा हो। उसने अभी पढ़ना शुरू किया है और ऐसा दिखा रहा है गोया कि वो काफ़ी देर से, बहुत देर से पढ़ रहा हो। ये एक तवील जुमला है जिसके 3 हिस्से हैं। देखिए, अगर आपने पहले से मशक की है, इससे पहले जो हमने बताया है, तो ये आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। धीरे धीरे हम तवील आसान से थोड़े मुश्किल की तरफ बढ़ रहे हैं, छोटे से थोड़े से बड़े, फिर बड़े की तरफ बढ़ रहे, जुमला बनाने की तरफ। तो ये आसान लगेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, तो आदत हो जाएगी खुद ब खुद। तो ये थोड़ा सा तवील जुमला है जिसके 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से इस तरह कर लेंगे, उसने अभी पढ़ना शुरू किया है, यहाँ तक एक है। दूसरा हो जाएगा और ऐसा दिखा रहा गोया के, दूसरा ये हो गया। तीसरा है कि वो काफ़ी देर से पढ़ रहा है। तो हर एक को तरतीब से बनाते जाएंगे, लाइन से, कोई मुश्किल नहीं है। तो पहला वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पढ़ना शुरू किया है, लिया है, दिया है, चुका है, आता है। तो जिसमें हैज़, हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो वो के लिए ही लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ लिखा, चूँकि थर्ड पर्सन जो होता है सिंगुलर, तो सब्जेक्ट उसके लिए हैज़ आता है। अभी के लिए जस्ट लिख दिया। फिर वर्ब पढ़ना शुरू करने के लिए स्टार्ट स्टडिंग, शुरू करने के लिए स्टार्ट आता है, और पढ़ना के लिए स्टडी आता है। तो चूंकि स्टार्ट के बाद आगे आईएनजी के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो स्टार्ट स्टडिंग। तो चूंकि यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, तो स्टार्ट से हो जाएगा स्टार्टेड स्टडिंग, स्टार्टेड स्टडिंग। यहाँ पर रीडिंग भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ तक हो गया ही हैज़ जस्ट स्टार्टेड स्टडिंग, एक हिस्सा मुकम्मल। दूसरे हिस्से का तर्जमा होगा और के लिए एंड, दिखा रहा है के लिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रहा है, रही है प्रेजेंट, इसलिए शो से शोविंग लिखा। ऐसा गोया के लिए एज इफ का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर एज इफ लिख देंगे। अब आखिरी हिस्सा का तर्जमा होगा चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा, आखिरी वाला, काफ़ी देर से पढ़ रहा है। देखिए इसमें वक्त आ गया है, और पढ़ रहा हो, काफ़ी देर से, एक तो वक्त आ गया है। वैसे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता था, लेकिन चूंकि इसमें वक्त का तस्करा आ गया, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, आखिर वाला टेंस जो प्रेजेंट का है। तो चूंकि पहले से बात चली आ रही है, तो इस टेंस में मालूम ही है कि हैज़ बीन का इस्तेमाल होता है, लेकिन चूंकि ये एक माजी से बात आ रही है, बिल्कुल पास्ट से बात आ रही है कि वो पहले से जो है पढ़ता चला रहा है, ऐसा दिखा रहा है कि काफ़ी देर से पढ़ता चला आ रहा। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बजाय हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे, और हैज़ बीन के बजाय हम हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे, और आईएनजी फॉर्म तो इसमें इस्तेमाल होता ही है। तो वो के लिए ही हो जाएगा। फॉरन हैड बीन हमने लिखा, फिर पढ़ने के लिए स्टडी से स्टडिंग कर दिया, काफ़ी देर से के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम, तीनों हिस्से मुकम्मल हो गए। काफ़ी देर के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम इस्तेमाल होता है। तो हो गया ही हैज़ जस्ट स्टार्टेड स्टडिंग एंड शोविंग एज इफ ही हैड बीन स्टडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो पहले तो जो है प्रेजेंट हमने इस्तेमाल किया कि अभी उसने पढ़ना शुरू किया है, तो अभी की बात हो रही है, लेकिन ऐसा दिखा रहा है जो काफ़ी देर से पढ़ता आ रहा था, पढ़ता आ रहा हो, माजी की बात कर रही है काफ़ी देर से, इसलिए हमने हैज़ बीन के बजाय आगे हैड बीन का इस्तेमाल कर दिया, ताकि माना बहुत ज़्यादा सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला है सफ़ेद शर्ट, स्याह जूते और लंबे जुल्फ वाला लड़का मेरा जिगरी दोस्त है। अब ये देखिए, इसमें हालत को बयान किया जा रहा है कि मेरा जिगरी दोस्त है,
मेरा जिगरी दोस्त है, आखिर में जो फेल है ये सिंपल सेंटेंस की पहली कैटेगरी है, इज एम आर के इसमें इस्तेमाल होता है। अच्छे तरीकों में से अफर्मेटिव है, मुस्बत है। लेकिन इसका जो सब्जेक्ट है सफ़ेद शर्ट, स्याह जूते और लंबे जुल्फ वाला लड़का, यहाँ तक ये थोड़ा लंबा है, पूरा का पूरा है सफ़ेद शर्ट, स्याह जूते और लंबे जुल्फ वाला लड़का, ये पूरा सब्जेक्ट है, लंबा है। तो उसमें असल सब्जेक्ट क्या है? बाकी सब तो सिफत है, असल सब्जेक्ट लड़का है, बाकी इसकी सिफत यानी एडजेक्टिव है। तो पहले हम जो असल सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे। तो हमने लिख दिया द बॉय, खास लड़के की बात हो रही है तो द बॉय। अब वाला के लिए आगे पीछे से तर्जमा होगा ना कि लड़का तो लिख दिया हमने बॉय, द बॉय। अब क्या है? सफ़ेद शर्ट वाला, स्याह जूते वाला और लंबे जुल्फ वाला, सब में वाला वाला आएगा, लेकिन हर जगह वाला का तर्जमा होगा नहीं, एक ही शुरू में लग जाएगा। तो वाला के लिए आता है विथ, विथ के लिए विथ का माना से भी होता है, लेकिन वाला के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है सिफत बयान करने के लिए आगे। तो वाला के लिए विथ हमने लिख दिया, तो हो गया द बॉय विथ। सफ़ेद शर्ट के लिए द वाइट शर्ट। उसके बाद लाइन से हम शुरू करेंगे, शुरू से, शुरू में द भी आएगा। उसके बाद फिर स्याह जूते के लिए ब्लैक शूज़, लंबे जुल्फ के लिए एंड लॉन्ग हेयर, एंड लॉन्ग हेयर। एंड हम इसलिए लगाया कि शुरू में दो का तस्करा हुआ था, हमने कॉमा लगा दिया बीच में, और बाकी आगे आखिर में एंड लगा दिया। इस तरह इस्तेमाल होता है, दो तीन चीज़ों का जब तस्करा हो तो आखिर में एंड लगाते हैं, बीच में कॉमा लगाते हैं। यहाँ तक हो गया द बॉय विद द वाइट शर्ट, ब्लैक शूज़ एंड लॉन्ग हेयर। ये सब्जेक्ट यहाँ तक पूरा हो गया। अब चूंकि बॉय सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वाहिद है, तो इसके साथ इज एम आर में से अब जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो इज आएगा, तो हमने इज लिख दिया। हो गई बात यहाँ तक। मेरा जिगरी दोस्त के लिए माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड, माई मेरा के लिए माई बेस्ट फ्रेंड जिगरी दोस्त के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये पूरा हो गया जुमला मुकम्मल। द बॉय विद द वाइट शर्ट, ब्लैक शूज़ एंड लॉन्ग हेयर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। बहुत ही आसान है, बस गौर करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें ये किताब दे सकता हूँ बशर्ते कि तुम इसे अगले हफ्ते वापस करने का वादा करो। इस जुमला के दो हिस्से हैं और बीच में शर्तिया लफ्ज़ बशर्ते के आया है। अब पहला हिस्सा मॉडल वर्ब का जुमला है, इसलिए कि सकता हूँ आया है, सकता हूँ मैं तुम्हें ये किताब दे सकता हूँ, तो पता चल रहा है कि ये मॉडल वर्ब का जुमला है। जब शर्तिया जुमला में एक हिस्सा मॉडल वर्ब का हो तो दूसरा प्रेजेंट सिंपल का होता है। कायदा है, कंडीशनल सेंटेंसेस में बताया गया है कि जब पहला मॉडल वर्ब का हो, और भी दीगर मिसालें दी गई है मॉडल वर्ब वगैरह का, तो दूसरा जो होता है, जो इसका कंडीशनल का दूसरा सेंटेंस होता है, चूँकि इसमें दो सेंटेंस आते हैं, दो हिस्से होते हैं, तो दूसरा हिस्सा प्रेजेंट सिंपल का होता है। प्रेजेंट सिंपल का मतलब होता है कि जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दोनों आ जाता है, जिसमें इज एम आर और हैज़ हैव का इस्तेमाल होता है, ये सब शामिल होते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, इसलिए कि ये टेंस की बात हो रही है कि तुम्हें ये किताब दूसरा जो है कि वापस करने का वादा करो, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है। तो पहले हिस्से का तर्जमा यहाँ पर इस तरह होगा, बीच में जो है हम बशर्ते के लिए प्रोवाइडेड डैट या ऑन कंडीशन डैट का इस्तेमाल करेंगे दोनों को जोड़ने के लिए। तो पहले हिस्से का तर्जमा होगा मैं के लिए आई, फिर सकना का माना अदा करने के लिए कैन का इस्तेमाल होगा। चूँकि कुछ वक्त के लिए आयतन दे रहे हैं, यानी ये किताब धार दे रहे हैं कुछ वक्त के लिए ऐसी पढ़ने के लिए, तो यहाँ देने के लिए गिव के बजाय लेंड लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि लेंड का माना होता है जब आयतन देते हैं, तो लेंड लिख दिया। तुम्हें के लिए यहाँ पर यू का इस्तेमाल होगा। ये किताब के लिए दिस बुक, यहाँ तक बात पूरी हो गई, एक हिस्सा मुकम्मल। बशर्ते के लिए प्रोवाइडेड डैट लिख दिया। अब अगले हिस्से का तर्जमा होगा तुम के लिए यू, फिर वर्ब वादा करना के लिए प्रॉमिस, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और यू जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है बल्कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है, तो उसके साथ जो है एस वगैरह नहीं लगता है इसमें वर्ब में, एस या एस थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा नहीं लगता है। तो प्रॉमिस वापस करने के लिए रिटर्न आता है, और गिव बैक भी हो सकता है, तो हम आसानी के लिए रिटर्न ही लिखेंगे, चूँकि मजदर का माना अदा हो रहा है इसलिए टू रिटर्न होगा। तो आगे उसके लिए इसे के लिए इट आएगा, इसलिए कि किताब इससे मुराद है, इससे तो हो गया आगे का कि यू प्रॉमिस टू रिटर्न इट, यहाँ तक हो गया। अगले हफ्ते के लिए नेक्स्ट वीक आता है, नेक्स्ट वीक, तो पूरा हो जाएगा आई कैन लेंड यू दिस बुक प्रोवाइडेड दैट यू प्रॉमिस टू रिटर्न इट नेक्स्ट वीक। गौर से और तरतीब से बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है वो इतना ज़हीन लड़का है कि उसने कामयाबी के साथ इम्तिहान पास कर लिया। वो इतना ज़हीन लड़का है उसने कामयाबी के साथ इम्तिहान पास कर लिया। अभी जुमला के भी दो हिस्से हैं। पहला वो इतना ज़हीन है कि, यहाँ तक हो गया,
ये सिंपल सेंटेंस की पहली कैटेगरी है, यानी इज़-एम-आर वाली कैटेगरी है जुमला जो होता है। दूसरा, उसने कामयाबी के साथ इम्तिहान पास कर लिया। तो इसके आखिर में लिया का लफ्ज़ आया है, लिया है नहीं है, लिया, जिससे मालूम हुआ कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लिया, गया, खाया, पिया, सोया, इस तरह इस्तेमाल होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और अफर्मेटिव है, मुस्बत है। तो पहले हिस्से का तर्जमा इस तरह होगा, वो के लिए ही, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़ आएगा, आगे है इतना ज़हीन लड़का। तो ऐसे मौके पर इतना के लिए सच आता है, सच, सच का इस्तेमाल होता है। और ज़हीन लड़का के लिए स्मार्ट बॉय। तो यहाँ पर आ लगा देंगे शुरू में, तो सच अ स्मार्ट बॉय हो जाएगा। स्मार्ट की जगह इंटेलिजेंट भी आ सकता है, लेकिन स्मार्ट ज़्यादा बेहतर है, ज़हीन का माना होता है। सच अ स्मार्ट बॉय। कह के लिए दैट आएगा, तो हो गया ही इज सच अ स्मार्ट बॉय दैट। पहला हिस्सा मुकम्मल। आगे है अगला हिस्सा जो इसका है, फिर कि उसने कामयाबी के साथ इम्तिहान पास कर लिया। तो उस वो के लिए ही, उसने का मतलब उसने से मुराद वो है, तो उसके लिए ही, फिर वर्ब पास कर लिया के लिए पास से सेकंड फॉर्म इसका आएगा पास्ड, ईडी लग जाएगा आखिर में। इम्तिहान के लिए एग्ज़ाम, कामयाबी के साथ के लिए सक्सेस का एडवर्ब बना देंगे तो हो जाएगा सक्सेसफुली। सक्सेसफुल से सक्सेसफुली, सक्सेस होता है, सक्सेस से सक्सेसफुल हुआ, और आखिर में जो है समझ सकते हैं वाई लगा दिए तो हो गया सक्सेसफुली। तो इस तरह इसका एडवर्ब इस्तेमाल होता है कामयाबी के साथ। तो हो गया ही इज सच अ स्मार्ट बॉय दैट ही पास द एग्जाम सक्सेसफुली। कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जूं ही मैं बिस्तर पर गया दरवाजे की घंटी बज गई। जूं ही मैं बिस्तर पर गया दरवाजे की घंटी बज गई, यानी जूं ही मैं बिस्तर पर गया वैसे ही दरवाजे की घंटी बज गई, ये असल मुराद है। अब इसमें जूं ही आया है, जिससे मालूम हो रहा है कि ये इसमें एक ताबीर, एक फ्रेज का इस्तेमाल हुआ है जिसे एडवांस स्ट्रक्चर में समझाया गया है। ऐसा जुमला नो सुनर, हार्डली, स्कैर्सली वगैरह से बनाते हैं। 3 तरीके हमने इसके बताए हैं। तो हम नो सुनर का ही इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा दूसरे में फंसने की ज़रूरत नहीं है। अब नो सुनर का स्ट्रक्चर क्या बनता है, उसका स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं। नो सुनर लगता है पहले, उसके बाद हैड का इस्तेमाल होता है इसमें, फिर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आएगा जो होगा, उसके बाद थर्ड पर्सन, इसमें थर्ड फॉर्म वर्ब की तीसरी शक्ल का इस्तेमाल होता है, फिर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह जो वर्ब के बाद आता है, फिर आगे दूसरे हिस्से में दैन का इस्तेमाल होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की दूसरी शक्ल, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह। तो पहले हमने नो सूनर हैड लिखा, इतना तो सब में आता है। फिर सब्जेक्ट मैं के लिए आई, बिस्तर पर जाने के लिए गो टू बेड आता है, और यहाँ गो का थर्ड फॉर्म लिखना है तो गॉन टू बेड हो गया, तो हमने लिख दिया। तो हो गया नो सूनर हैड आई गॉन टू बेड, यहाँ तक हो गया। आगे फिर दूसरे हिस्से के लिए हमने पहले कॉमा लगाया, उसके बाद दैन का इस्तेमाल किया, दैन लगता है इसमें नो सूनर के साथ। उसके बाद अगला सब्जेक्ट घंटी के लिए द डोर बेल, द डोर बेल, खास घंटी की बात हो रही है, द लगा दिया। बजने के लिए रिंग आता है, लेकिन यहाँ चूंकि सेकंड फॉर्म लगेगा तो इसका रिंग से रैंग, सेकंड फॉर्म आता है तो रैंग लिख दिया। तो जुमला मुकम्मल हो गया, आसानी के साथ हो गया। नो सूनर हैड आई गॉन टू बेड दैन द डोर बेल रैंग, जो ही मैं बिस्तर पर गया दरवाजे की घंटी बच गई। तो ये स्ट्रक्चर और इस तरह के स्ट्रक्चर अगर जहन में होंगे तो आसानी के साथ जुमला बन जाएगा, और नहीं याद है तो एडवांस स्ट्रक्चर जो पढ़ाया गया है, सब इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छी बात से उसे देख लें और स्ट्रक्चर वगैरह याद कर लें। अगला और आखिरी जुमला है आज के सबक का, कि अगर मैं कोई अमीर आदमी होता तो राह खुदा में बहुत पैसे खर्च करता। अगर मैं कोई अमीर आदमी होता तो राह खुदा में बहुत पैसे खर्च करता। अब ये देखिए, ये भी थोड़ा सा तवील जुमला है, चूँकि तवील जुमलों ही की बात चल रही है, हम बनाना सीख रहे हैं। तो ये है कौन सा जुमला भाई, ये एक शर्तिया जुमला है, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में समझाया गया। अब भाई कंडीशनल सेंटेंस में क्या बताया गया है कि ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, बता दिया हमने कि शर्तिया जुमला है जिसके 2 हिस्से होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस जो भी होता है, हमने बताया वहाँ पे कि उसके 2 हिस्से होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस की बहस में इसके 4 टाइप्स बताए गए थे, 0 टाइप, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और आगे मज़ीद भी जो शर्तिया जुमले होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, वही बताए गए थे। तो ये टाइप 2 है, जिसमें इफ़ वाले हिस्से में वर्ब टू आता है, और अगर सिंपल सेंटेंस का जुमला हो तो सबके साथ वर आता है। यानी इफ़ वाला जो जुमला होगा, जो हिस्सा होगा, उसमें वर्ब की दूसरी शक्ल का इस्तेमाल होगा, पास्ट इंडेफिनिट। और अगर जुमला सिंपल सेंटेंस का है तो वहाँ पर फिर वर आता है, वाज नहीं लगेगा। और दूसरे हिस्से में वुड, कोड, शुड वगैरह के साथ वर्ब की पहली शक्ल का इस्तेमाल होता है। तो समझ में आ गया, जब कायदा जहन में आ गया है तो तर्जमा करते हैं। तर्जमा इस तरह होगा कि अगर के लिए इफ़ लिखेंगे, मैं के लिए आई। अब चूँकि ये सिंपल सेंटेंस का जुमला है इसलिए इसमें
वर आएगा। अगर मैं कोई अमीर आदमी होता, तो अमीर आदमी है होना, अमीर आदमी हूँ है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस का है। और ये अमीर आदमी होता की बात हो रही है, तो ये माजी की बात है। एक तरह का इसमें एक शर्त लगाई जा रही है, तो ये सिंपल सेंटेंस की है, टेंस इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, तो वर का इस्तेमाल होगा। फिर कोई अमीर आदमी के लिए, कोई अमीर आदमी, कोई के लिए आता है, आया, ए या एन लगाते हैं तो यहाँ पर ए लगेगा, जब मिला के पढ़ते हैं तो हो जाएगा आ। अमीर आदमी के लिए रिच मैन, तो हो गया अ रिच मैन। फिर अगले हिस्से का तर्जमा होगा, मैं के लिए आई, फिर फॉरन वुड लगेगा। खर्च करने के लिए स्पेंड आता है, जो कि फर्स्ट फॉर्म भी है। फिर बहुत पैसे के लिए टू मच मनी लिख सकते हैं, या अ लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ पर ख्याल रखना है, या तो टू मच मनी लिखना है या फिर अ लॉट ऑफ मनी लिखना है। अलॉट के बाद ऑफ भी लगाना है। फिर अल्लाह के रास्ते के लिए द वे ऑफ अल्लाह, द वे ऑफ अल्लाह, अल्लाह का रास्ता, तो वे के माना रास्ता होता है, ऑफ के माना का, अल्लाह के माना अल्लाह, तो द वे ऑफ अल्लाह, अल्लाह का रास्ता। और मे के लिए इससे पहले इन लग जाएगा, तो हो जाएगा इन द वे ऑफ अल्लाह। जुमला मुकम्मल हो गया, बहुत ही आसान है, पूरा हो जाएगा। इफ़ आई वर अ रिच मैन, तो जहाँ भी कंडीशनल सेंटेंस इसका इस्तेमाल होता है उसमें ये जो है वर का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल सेंटेंस के लिए वाज का इस्तेमाल नहीं करते, याद रखना। तो इफ़ आई वर अ रिच मैन, इस तरह फ्रेज भी बताएगा इफ़ आई वर के साथ। तो इफ़ आई वर अ रिच मैन आई वुड स्पेंड टू मच मनी इन द वे ऑफ अल्लाह। यहाँ पर शुड या कुड का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए कि सकना वकना की या चाहने की बात नहीं हो रही है, करता की बात हो रही है, खर्च करता, तो वुड का ही इस्तेमाल होगा। तो इस बात को जहन में रखते हुए, कंडीशनल सेंटेंस के तरीके को जहन में रखते हुए बनाएंगे तो आसानी के साथ बन जाएगा। बाकी अगले पार्ट में इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के सवालात, इन उर्दू जुमले की अंग्रेज़ी बनाएं। तुम क्लास में इस शर्त पर बैठ सकते हो कि ये गलती दोबारा नहीं करोगे। कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतना अच्छा लिखोगे। अगर मुझे काम नहीं करना होता तो मैं तुम्हारे साथ नेहरू पार्क जाता और खूब मज़े करता। तुम्हारी एक फैमिली है जो तुम्हारा होमवर्क कर देती है, इसलिए तुम्हें कभी भी खुद से होमवर्क करना नहीं आएगा। उसे देखते ही मुझे ख्याल आया कि मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। जिसे जवाब मालूम है वो अपना हाथ उठाए। बोलते हैं ना भाई, जिसे जवाब मालूम है अपना हाथ उठाए। आपके बच्चे बड़े हैं, इसलिए शायद वो ज़्यादा खौफज़दा नहीं होंगे। तो तुम कमरे में पढ़ सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि शोर न मचाओ। शर्त यह है, जहाँ एक तरफ वो लोग बेगुनाहों को सताते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम उनकी मदद करते हैं। लोग पहले से ही मुसीबत में थे, ऊपर से लॉकडाउन लग गया। लोग पहले ही से मुसीबत में थे, ऊपर से लॉकडाउन लग गया। तो ये ऊपर से जो आया है ये एक तरह का स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है, वो आप देख ले, समझ में आ जाएगा। तो लोग पहले ही से मुसीबत में थे, ऊपर से लॉकडाउन लग गया।